अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस एंड डियर स्टूडेंट्स। कोर्स टाइटल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 है। और लेक्चर नंबर 12 में जो है आज हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू टॉपिक जो कि है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच, या इसको ब्यूरोक्रेसी ऑफ मैक्स वेबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम मैनेजमेंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने एंशिएंट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद क्लासिकल अप्रोच के बारे में पढ़ा, और क्लासिकल अप्रोच में फिर हमने साइंटिफिक अप्रोच और उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के बारे में पढ़ा। तो उसी में ही हमारे पास एक थर्ड अप्रोच है जिसको कहा जाता है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, इसका नाम तो आप लोगों को नोट्स में नज़र नहीं आएगा, तो आप लोग जो मैक्स वेबर है तो मैक्स वेबर के नाम के साथ साथ आप लोग लिख लें ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को इशू है लेक्चर को डाउनलोड करने में और लेक्चर को जो है सुनने में। तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि आप लोगों के पास स्क्रीन रिकॉर्डर होना चाहिए एक, या ऑडियो रिकॉर्डर होना चाहिए कि जब भी आप लेक्चर सुने तो उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग कर लिया करें। ठीक है, 40 to 45 50 मिनट्स का लेक्चर होता है, तो वो आप रिकॉर्डिंग पे लगा लें। ठीक है, तो आप कोई भी काम करें और साथ में ये लेक्चर रिकॉर्डिंग पे लगा लें, फिर आप लोग बाद में जो है उसको रिवाइंड फॉरवर्ड जो है वो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से जो है अगर मैं वीडियो पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो 300 MB 400 MB तक फाइल चली जाती है, जो कि ट्रांसफ़र करना और उसको डाउनलोड करना मुश्किल हो जाती है। तो काइंडली आप लोग सिर्फ इतना काम कर लिया करें, क्योंकि एक बार तो आपने फुल लेक्चर सुनना होता है स्लाइड्स में, तो आसानी के लिए आप उसको वन टाइम डाउनलोड नहीं रिकॉर्ड भी कर लें और उसको फिर आप एनी टाइम बैक फॉरवर्ड कर सकते हैं। और काइंडली जब भी आप लेक्चर सुन रहे होते हैं तो अपने साथ नोट्स सामने रखा करें। ठीक है, नोट्स में ये होता है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं तो उसको आप अंडरलाइन और उसके साथ साथ मीनिंग्स लिख लेते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि स्लोली चीज़ों को डिफाइन करूँ, स्लोली हर एक वर्ड्स को एक्सप्लेन करूं और आप लोगों को टाइम दूं ताकि आप उसको लिख सकें। ठीक है, तो मैं एक दो दफ़ा जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा आप लोगों के सामने। तो लेक्चर की तरफ आते हैं। मैक्स वेबर का हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है वो है ब्यूरोक्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच में। ठीक है, मैक्स वेबर ने डेवलप की है अ थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, मैक्स वेबर ने थ्योरी ऑफ अथॉरिटी जो है वो हमारे पास डेवलप की है बेस्ड ऑन आइडियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैक्स वेबर डेवलप अ थ्योरी ऑफ अथॉरिटी बेस्ड ऑन आइडियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ अथॉरिटी क्या है? थ्री मेजर थ्योरीज ऑफ अथॉरिटी है हमारे पास। ठीक है, आप लोग नेट पे भी इसको सर्च कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, जिसमें करिज्मेटिक अथॉरिटी है, और जिसमें लीगल या रेशनल अथॉरिटी है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में अगर आप लोग स्टडी करना चाहते हैं तो वो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक जो है इतना ज़रूरी नहीं है। तो सिर्फ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैक्स वेबर ने जो है वो थ्योरी ऑफ अथॉरिटी मैक्स वेबर ने थ्योरी ऑफ अथॉरिटी जो है वो डेवलप की है, जिसमें ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी मींस कि जिस तरीके से हम देखते हैं बादशाह के, ठीक है, किंगडम को, कि बादशाह का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी है जो कि सालों से चलती आ रही है। ठीक है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी कौन सी होती है? जिसमें आप लोग क्या करते हो, स्टेप बाय स्टेप जो है अपने ग्रैंडसन इस तरीके से जाते जाते अथॉरिटी आप लोगों की क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमारे पास करिज्मेटिक अथॉरिटी होती है। ठीक है, करिज्मेटिक
अथॉरिटी हमारे पास कौन सी अथॉरिटी होती है, ये एक लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लीडरशिप कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारे पास अथॉरिटी जो है वो लीडरशिप से डिराइव्ड होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फिर लीगल अथॉरिटी भी आ जाती है और ट्रेडिशनल अथॉरिटी भी आ जाती है। जिस तरीके से किंग बादशाह जो होते हैं वो क्या करते हैं, लीगल अथॉरिटी से भी आ सकते हैं, ठीक है, और ट्रेडिशनल अथॉरिटी से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो करिज्मेटिक अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट जो था वो मैक्स वेबर ने थ्योरी ऑफ अथॉरिटी में पेश किया था, ठीक है। इसमें करिश्मा, अगर हम इसकी मीनिंग करना चाहें करिज्मेटिक की, तो करिश्मा का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि अथॉरिटी के ये नाम हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लीगल अथॉरिटी को ब्यूरोक्रेटिव अथॉरिटी भी कहते हैं, जो कि हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। लीगल अथॉरिटी क्या होती है कि आप वोट्स के ज़रिए, आप इलेक्शन के ज़रिए क्या करते हैं, लीडर बनते हैं, बॉस बनते हैं, और आपके पास अथॉरिटी आती है, तो उसी के बेस पे आप लोग क्या करते हैं, फिर लीड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, कंट्री को लीड करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा, मैक्स वेबर ने, कि आइडियल इन्वायरमेंट, आइडियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने बनानी है। आइडियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यहाँ पे आप उसके पॉइंट्स देख सकते हैं कि उसमें प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाए, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन को, ठीक है। फॉर्मली जो चीज़ आप लोगों के लिए बनाई गई है उसको आप लोगों ने क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। जिस तरीके से हमारे कॉलेज की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए, ड्रेस किस तरह, यूनिफॉर्म ड्रेस वगैरह, शूज़ हो गए, ठीक है, टाइमिंग हो गई, इसी तरीके से क्लासेस, ये सब चीज़ें क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो ये फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो तब हमारे पास आइडियल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। नो बाइसनेस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, फेवर नहीं होना चाहिए कि आप किसी को फेवर करें, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करें, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। नो ब्रेकिंग रूल्स, रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है, पॉलिसीज को नहीं तोड़ना चाहिए, पॉलिसीज को फॉलो करेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ जो है वो जिस तरीके से है और उस तरीके से चल रही है, तो फिर उसको हम क्या करेंगे, आइडियल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। लास्ट वन क्या है, फॉलो प्रॉपर चेन ऑफ कमांड, ठीक है, ये हम 14 प्रिंसिपल में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि आपने अथॉरिटी को फॉलो करना है, आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो, अपने अपने बॉस के कमांड्स को फॉलो करना है, ठीक है। जो स्केलर चेन है, जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको आप लोगों ने क्या करना है, फॉलो करना है। तो इसको चेन ऑफ कमांड कहते हैं कि आपने सबसे पहले बॉस से ऑर्डर लेना है, फिर आपको कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी करनी है तो तब आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेटिक जो है वो एम्फिसाइज करता है, ब्यूरोक्रेटिव मैनेजमेंट या आइडियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्फिसाइज करती है रेशनैलिटी पे, ठीक है, अकल के इस्तेमाल पे, कि आप लोग अकल का इस्तेमाल करें, माइंड का इस्तेमाल करें और अकल के मुताबिक ही डिसीजन लें। फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें, ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन होगी तो तब आपने डिसीजन लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वकील के सामने अगर कोई केस पड़ा होता है, ठीक है, वकील के सामने अगर कोई केस पड़ा होता है, तो उस केस में अगर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, उस केस में कुछ सबूत होंगे, कुछ बातें होंगी, तो केस उसी के मुताबिक सॉल्व होगा, ठीक है। नहीं तो जज अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं करेगा, वो केस को डिसमिस कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम देखें, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, नो बाइसनेस, किसी को फेवर नहीं करेंगे, रूल्स नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, चेन ऑफ कमांड्स को फॉलो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट करेंगे, हम ऑटोमेटिकली हम यही सोचेंगे कि फ्यूचर में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे लिए बेटर होगी, बेनिफिशियल होगी, ठीक है। इसी तरीके से इम्पर्सनैलिटी है, टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज हैं, अथॉरिटेरियनिज्म है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम डिटेल से जो है आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोबारा से मैं बता दूं, ब्यूरोक्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच मैक्स वेबर ने पेश की है,
ठीक है, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ अथॉरिटी को डेवलप किया है, और ये थ्योरी ऑफ अथॉरिटी बेस करती है आइडियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अगर अथॉरिटी प्रॉपर होगी, अथॉरिटी को लोग फॉलो करेंगे, हर किस्म की अथॉरिटी अगर एक्सेप्ट की जाएगी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। और आइडियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये 4 पॉइंट्स जो आप लोगों के सामने है कि हर एक बंदा रूल्स को फॉलो करेगा, हर एक बंदा जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, बाइसनेस नहीं करेगा, ना रूल्स को तोड़ेगा, ना पॉलिसीज को तोड़ेगा, और प्रॉपर चेन ऑफ कमांड को फॉलो करेगा। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम डिटेल से मैक्स वेबर के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लें तो मैक्स वेबर के डायग्राम में हमें बताया गया है डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अथॉरिटी हायरार्की होनी चाहिए, चेन ऑफ कमांड होना चाहिए क्लियर। ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मल सिलेक्शन होनी चाहिए, हर एक चीज़ को हम साइंटिफिकली सेलेक्ट करें। ठीक है, जिस तरीके से जिसकी क्वालिफिकेशन होगी, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होगी, वो हमने सेलेक्ट करनी होगी। फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, इम्पर्सनैलिटी, ठीक है, एंड कैरियर ओरिएंटेशन। ठीक है, अब हम इस स्लाइड को थोड़ा और भी डिटेल से और क्लियरली आपके सामने पेश करते हैं और इन पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखें तो कैरियर ओरिएंटेशन की बात है। ब्यूरोक्रेसी शुड हैव कैरियर ओरिएंटेशन। A bureaucracy should have, ideal organization should have career orientation। career orientation क्या होता है, यहाँ पे आपको उसके बारे में बताया गया है कि managers are career professional, not owners of units they manage। ठीक है, क्या मतलब हुआ, मैनेजर्स आर कैरियर प्रोफेशनल्स। ठीक है, मैनेजर्स जो हैं ये आप लोगों का कैरियर बनाते हैं, आप लोगों को आगे लेके जाते हैं, आप लोगों को डेवलप करते हैं। ठीक है, मैनेजर का काम क्या होना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से अच्छा बनाए, अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो उसके कैरियर को आगे लेके जाए, डेवलप करे उसके कैरियर को। ठीक है, तभी वो अच्छा मैनेजर होगा, न कि वो क्या हो, ऑनर बनाए, अपने आप को मालिक बनाए कि बस मैं तो मालिक हूं, मैं तो कुछ नहीं करूंगा और आप लोगों ने ही सारा काम करना है। तो उसको मालिक नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसको क्या बनना चाहिए, प्रोफेशनल, कैरियर प्रोफेशनल बनना चाहिए कि वो लोगों के कैरियर के बारे में सोचे। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की तरफ। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर हमें क्या कहता है, जॉब्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल रूटीन एंड वेल डिफाइंड टास्क। ठीक है, क्या होना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, लेबर को हमने डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होगी, अगर हमारे पास जॉब्स जो हैं, हमारे पास जो टास्क हैं, वो हम ब्रोक डाउन करते हैं, मींस उनको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जब हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस काम के लिए कौन सा लेबर चाहिए, लेबर 1, इस काम के लिए हमारे पास कौन सा लेबर चाहिए, लेबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कहा कि आपने क्या करना है, टास्क को ब्रेक डाउन करना है ताकि आपको पता चल सके कि उस टास्क को कौन कौन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए, प्रॉपर डिवीजन होनी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा लेबर कौन सा काम परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर में क्या कहा गया है कि जॉब्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल रूटीन एंड वेल डिफाइंड टास्क, के जॉब्स को, काम को, ठीक है, नौकरियों को आपने सिंपल, रूटीन
اور ویل ڈیفائنڈ ٹاسک میں کیا کرنا ہے، ڈیوائڈ کرنا ہے۔ اب روٹین کا کیا مطلب ہے کہ اس کے لیے ٹائم ہونا چاہیے کہ کتنے ویک میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ جس طریقے سے سیمسٹر میں دیکھیں تو 48 کلاسز ہوتی ہیں، 48 کلاسز ہم لیتے ہیں، پھر اسی طریقے سے اس میں کوئزز کی کلاسز ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، کوئزز کی کلاسز کا روٹین سیٹ ہوتا ہے، اسائنمنٹ کا روٹین سیٹ ہوتا ہے، ایگزامز کا روٹین سیٹ ہوتا ہے۔ تو ایک شیڈول، اب یہ جو ہم کلاسز لے رہے ہیں مینجمنٹ کی، تو یہ ایک جاب ہے، اور اس جاب کو ہم پھر بروک ڈاؤن کرتے ہیں انٹو لیکچر، into assignment, into quizzes, into exams, into practical work, blah blah blah، different چیزوں کے ساتھ ہم اس کو کیا کرتے ہیں، بروک ڈاؤن کرتے ہیں۔ تھرڈ آتے ہیں اتھارٹی اینڈ ہیرارکی کی طرف۔ ہیرارکی ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ ہیرارکی لیولز آف مینجمنٹ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہیرارکی کسے کہا جاتا ہے؟ لیولز آف مینجمنٹ۔ ہیرارکی لیول آف مینجمنٹ کو کہا جاتا ہے، اور اتھارٹی آپ کی پاور جو باس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا کہا گیا ہے اتھارٹی اور ہیرارکی کے بارے میں کہ پوزیشن آرگنائزڈ ان اے ہیرارکی ود اے کلیئر چین آف کمانڈ، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ پوزیشن کو ایسے آرگنائز کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو ہیرارکی میں کلیئر چین آف کمانڈ کے بارے میں بتائے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، یہ ایک بندہ ہے، یہ ایک بندہ ہے، یہ ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ایک بندہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم ایروز بناتے ہیں۔ اب ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ چین آف کمانڈ کون کس کو آرڈر کرے گا، کون سا اس میں باس ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہاں پہ اگر نیکسٹ میں آپ دیکھیں تو کلیئر چین آف کمانڈز کیا ہو سکتا ہے، جس طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ کچھ بتا سکتے ہیں، آپ کا ذہن کیا سوچ رہا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ لیولز آف مینجمنٹ بنا رہے ہیں، لیولز بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں، اگر ہم لیولز بنائیں گے تو یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کلیئر چین آف کمانڈ کہ یہ اوپر والا جو ہے اس دو کو ہینڈل کر رہا ہے، اور یہ جو نیچے والا ہے یہ ان دونوں کو ہینڈل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ اس کو ہینڈل کر رہا ہے اور یہ اس کو بھی ہینڈل کر رہا ہے۔ تو اب ہمیں کلیئر چین آف کمانڈ کا پتہ چل رہا ہے کہ ان دونوں کا باس جو ہے، ان دونوں کو آرڈر دینے والا یہ بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آرڈر دینے والا یہ بندہ ہے۔ تو کلیئر اتھارٹی کا ہمیں پتہ چل گیا کہ کس سے ہم نے آرڈر لینا ہے۔ تو اتھارٹی اینڈ ہیرارکی میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پوزیشن کو ہم نے ایسے آرگنائز کرنا ہے ہیرارکی میں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون کس کا باس ہے، کون کس کو رپورٹ کرے گا، کون کس کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو بیوروکریسی شوڈ ہیو، باقی پوائنٹس بیوروکریسی میں کیا ہے؟ امپرسنالٹی، جو کہ ہم وہاں پچھلے اس میں بھی سلائیڈ میں دیکھ چکے تھے۔ امپرسنالٹی کیا ہوتی ہے؟ یونیفارم اپلیکیشن آف رولز اینڈ کنٹرول ناٹ اکارڈنگ ٹو پرسنالٹی۔ مطلب کیا ہوا کہ اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، بائسنس نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی لڑکا جو ہے، کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر کا ریلیٹیو ہے تو اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور کوئی جو ہے ٹیچر کا ریلیٹیو نہیں ہے بلکہ اس کی دشمنی ہے اس کے ساتھ، اس نے گلی میں اس سے جوتے چڑھائے تھے تو اس کے ساتھ دشمنی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یونیفارم اپلیکیشن ہر جگہ پہ، چاہے وہ ریلیٹیو ہو چاہے وہ ریلیٹیو نہ ہو، چاہے وہ گرل ہو چاہے وہ بوائے ہو، چاہے وہ بلیک ہو چاہے وہ وائٹ ہو، اس کی پرسنالٹی کو آپ نے نہیں دیکھنا، اس کو ایز اے اسٹوڈنٹ کنسیڈر کرنا ہے، اس کو ایز اے
एम्प्लॉय कंसिडर करना है, ठीक है। जब आपको उसको एज अ स्टूडेंट, एज अ एम्प्लॉय कंसिडर करेंगे तो फिर क्या होगा, आपने उसके साथ सिमिलर ट्रीटमेंट करनी है, रूल्स एंड कंट्रोल्स, उस पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस आपने रखना है, ठीक है। तो इम्पर्सनैलिटी में हमने क्या करना है, इम्पर्सनैलिटी में हमने ये करना है कि आप पर्सनैलिटी को नहीं देखोगे, आप ये नहीं देखोगे कि ये अमीर है या गरीब है, या मेरा अपना है या मेरा अपना नहीं है, ठीक है, बल्कि आपने उसको एज एन इक्वल पर्सन, एज ए इक्वल स्टूडेंट क्या करना है, ट्रीट करना है, ठीक है। हमने कुरान मजीद में भी पढ़ा है कि किसी अरबी को अजमी पे और किसी अजमी को अरबी पे फौकियत हासिल नहीं, अगर फौकियत हासिल है तो ऑन द बेसिस ऑफ तकवा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ परहेजगारी जितनी वो शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर कुछ इम्पर्सनैलिटी होती है तो वो उस पर्सन की परफॉर्मेंस पे होगी, उस पर्सन की अचीवमेंट्स पे होगी, ठीक है। और इसी तरीके से फिर वो क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या है कि सिस्टम ऑफ रिटन रूल्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा हमारे पास रूल्स की एक बुक होनी चाहिए जिसमें हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं रूल्स को और स्टैंडर्ड को। स्टैंडर्ड कौन से, कि किस तरीके से हमने ऑपरेशन करनी है, किस तरीके से हमने कोई काम परफॉर्म करना है, किस तरीके से हमने कोई काम को पाया तकमील तक पहुंचाना है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर मींस जिस तरीके से आप लोग जब एडमिशन लेते हैं या अपने कोर्स रजिस्ट्रेशन फाइल फिल करते हैं तो आप उसमें अपने कोर्स कोड, सब्जेक्ट, सेमेस्टर, जीपीए, ये सब चीज़ें लिख के फिर आप कोर्स एडवाइज़र से साइन करवाते हैं, फिर कोर्स एडवाइज़र के बाद अपने एचओडी से साइन करवाते हैं, फिर एचओडी के बाद आप लोग फीस जमा करवाते हैं और जाके फिर वो फॉर्म कंट्रोलर के पास चला जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है किसका, सीआरएफ फॉर्म का। तो ये एक स्टैंडर्ड है, आप कभी भी इस तरह नहीं करते कि आपने फॉर्म फिल किया और डायरेक्ट आप बैंक गए, पैसे जमा किए और मुदस्सिर को जमा करवा दिया, नहीं, या कंट्रोलर को जमा करवा दिया, नहीं, बल्कि आपको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा, एक प्रोसीजर स्टेप वाइज फॉलो करना होगा। अगर आप उस प्रोसीजर को स्टेप वाइज नहीं फॉलो करेंगे तो आपका वो फॉर्म या आपका जो काम है जो आप कर रहे हैं वो इनकम्प्लीट होगा, वो रुकावट का शिकार हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वन है फॉर्मल सिलेक्शन। फॉर्मल सिलेक्शन नाम से ही जाहिर है, ठीक है, कि आपने फॉर्मली लोगों को सेलेक्ट करना है, इसमें भी आपने कोई बाइसनेस, कोई डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं करनी। इस तरह ना हो कि एक आप किसी ऑफिस के मैनेजर बन जाएं और सारे जो हैं वो आपके साथ जो हैं फीमेल्स ऑफिस स्टाफ में मौजूद हों और सारा दिन आप लोग गपशप लगा रहे हैं उनके साथ, ठीक है। या आप जो है फीमेल हैं और अच्छे अच्छे मेल्स जो हैं वो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं और सारा दिन आप उसके साथ गपशप लगा रहे हो। तो फॉर्मल सिलेक्शन मींस पीपल सेलेक्टेड फॉर जॉब बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ठीक है। जब भी आप पीपल को सेलेक्ट करोगे तो उनकी आपने क्वालिफिकेशन को देखनी है। टेक्निकल मींस कि वो कैसे आउटपुट को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी है इस पे, टेक्निकल की डेफिनेशन पे। चाहिए तो ये था कि तो ये थोड़ा असाइनमेंट में नहीं, प्रेजेंट लेक्चर थोड़ा लेट कर देता, लेकिन क्या करें, अब लेक्चर तो लेट नहीं हो सकता, या मैं बता ही ना देता तो अच्छा था। अच्छा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन मींस कि आप कैसे अपने गोल्स को, आउटपुट्स को अचीव करते हैं और उसी के मुताबिक अगर आपके पास उस जॉब के मुताबिक टेक्निकल स्किल्स हैं तो तब आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आप में लेक्चर देने की खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
اگر آپ کو اسٹوڈنٹ ہینڈل کرنے کی سمجھانے کی کریکٹرسٹکس ہیں تو تبھی آپ کو لیکچر ایز اے ٹیچر جو ہے وہ دیا جائے گا. لیکن اگر نہیں ہے آپ کے پاس نہ ایجوکیشن نہ کوالیفیکیشن نہ اسکل تو یو آر ناٹ ایلیجیبل. ٹھیک ہے. تو فارمل سلیکشن کیا ہوگی کہ آپ نے اس کو پراپرلی چیک کرنا ہوگا, پراپرلی دیکھنا ہوگا کہ وہ اس جاب اس کام کے مطابق ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں.